हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो तुम सभी? आई होप तुम सभी ठीक होगे। आई होप आपने कल का लेक्चर देख लिया होगा। आज है लेक्चर नंबर 2, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। आपने कल का लेक्चर देखा होगा और उसका रिवाइज भी कर लिया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे, ऐसा ही मैं होप कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ इस बार कर लेना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चीज़ें छोड़ते रहोगे तो फिर आपका काफ़ी सिलेबस पीछे छूट जाएगा। साथ साथ में आप करते चलोगे तो आपका भी काम इजी होगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। तो साथ में नोट्स बना लेना। इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हमारे आखिरी लेक्चर, उसके बाद मैं नोट्स वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। लेकिन आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद के ज़रूर बनाना, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। जब आप कुछ लिखते हो ना तो दिमाग में वो चीज़ें जल्दी बैठती हैं। तो आप ऐसे सुनते जाओगे, बाद में चीज़ें आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाएंगी। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, तो नोट्स ज़रूर बना लेना अपने। एनसीईआरटी मैं करवा ही दूंगा साथ में, अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने ट्रेकिया तक कर लिया था। आज हम मेनली क्या करेंगे वो मैं चीज़ें पहले आपको बता दूं। सबसे पहले हम ट्रेकिया से शुरू करेंगे। दूसरा फिर हम लंग्स देखेंगे, लंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी प्रोटेक्शन कैसे कैसे होती है। फिर जो ट्रेकिया के आगे डिविजन्स हुई हैं एल्वियोलाई तक, वो चीज़ हम देखेंगे, एल्वियोलाई। उसके बाद हमारे ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिज़्म क्या होता है, वो हम आज करेंगे। और आखिरी में हम करेंगे हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे, 5 टॉपिक। तो कल हमने देखा था हमारे पास होता है यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स, जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स। ये है हमारा लैरिंक्स। इसके नीचे क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड हो गई थी हमारी 5th वर्टिब्रा पर, किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई में। इस ट्रेकिया के ऊपर क्या चीज़ें थी? हमारी सी शेप जो रिंग्स हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रोटेक्टिव, वो थी इसके ऊपर। प्राइमरी ब्रोंकाई पर भी थी, और प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ पर थी? इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक थी। पूरे ट्रेकिया की जो लेंथ होती है उसे हम नोट कर लेते हैं। जो ट्रेकिया की लेंथ है वो होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की ट्रेकिया है आपकी। ये क्या है? वॉइस बॉक्स, जो कि क्या है? लैरिंक्स। ये है हमारी ट्रेकिया। ट्रेकिया को और क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया के ऊपर ये जो रेड लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका नंबर 14 से लेकर 16 तक होता है। इनका क्या काम है? ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करना। अभी एक चीज़ मान लो, जैसे आपका ये कोई पाइप है, इसमें हवा आ रही है और हवा आने से ये पाइप जो है ऐसे भर गया पूरा। अब जैसे ही हवा इसमें से निकलेगी ये पाइप खाली हो जाएगा, और इसका ये खतरा है कि ये पाइप जो है वो ऐसे चिपक जाएगा। अगर ये पिचक गया आपका पाइप तो फिर तो इंसान मर जाएगा। ये जो सी शेप रिंग्स हैं, ये क्या करती हैं कि जब इनमें से हवा निकलती है तो ये इसे पिचकने नहीं देते, ये इसे पकड़ के रखती हैं। प्रोटेक्ट ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कहाँ से कहाँ तक होती हैं? ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक होती हैं। ठीक है, ये जो डिवीज़न हो रहा है ये कहाँ तक डिवीज़न हुआ है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के बारे में मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कि ये जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन की जितनी बोन्स हैं ऊपर से नीचे तक, सर्वाइकल से लेकर, सर्वाइकल से स्टार्ट होती हैं, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक आता है, उसके बाद लंबर आता है, उसके नीचे भी होती है सैक्रल और कॉक्सिक्स। तो थोरेसिक 5th वर्टिब्रा में ये डिवाइड होता है ट्रेकिया। किस में डिवाइड होता है? ये क्या चीज़ें हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, ये चीज़ें आपने देख ली। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं हमारा जो मेन ऑर्गन है, लंग्स।
लंग्स देखते हैं अभी, उसका डायग्राम बना लेते हैं। लंग्स में अभी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये था हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया से यहाँ पर हो रही थी प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई इधर हमारा है राइट साइड। राइट साइड का लंग यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा। ये हमारा लेफ्ट साइड का लंग्स है, इसमें ऐसे, ये ऐसे होगा। ये जो चीज़ मैंने कर्व बनाया है ये मैंने जानबूझ के बनाया है क्योंकि ये ऐसे ही आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है। अभी आपकी जो ये दोनों लंग्स हैं, आप देख रहे होगे कि ये जो लेफ़्ट साइड की लंग है इसमें थोड़ा सा मैंने पतली और थोड़ी लंबी बनाई है, और जो ये राइट साइड वाली लंग है ये थोड़ी सी छोटी और ब्रॉड बनाई है। लंग्स के नीचे क्या चीज़ होती है, हमारा डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम के नीचे क्या है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर स्टमक, इंटेस्टीन्स, लिवर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरफ हमारा लिवर प्रेजेंट है, इस वजह से ये जो राइट साइड का लंग है आपका ये ब्रॉड शॉर्ट होता है। ओके, शॉर्ट इस वजह से क्योंकि लिवर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लंग्स अभी जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं लोब्स में। जो लेफ़्ट लंग है आपका उनमें 2 डिविजन्स होती हैं, और जो राइट लंग है आपका उनमें 3 डिविजन्स होती हैं, 3 लोब होते हैं। लेफ़्ट लंग की बात करें तो इसमें ऊपर वाला है सुपीरियर लोब, जो नीचे वाला है वो है इंफीरियर लोब। इधर राइट वाली की बात करें तो ऊपर वाला सेम सुपीरियर ही होगा, सुपीरियर लोब। ये सेंटर में जो है ये मिडल लोब होगा, और ये जो नीचे है ये इंफीरियर लोब होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। जो चीज़ें इनको डिवाइड कर रही हैं, ये जो आप लाइंस देख पा रहे होगे, ये चीज़ें, ये जो लोब्स में इनको डिवाइड कर रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये होते हैं फिशर्स। इन्हें कहते हैं फिशर। अभी ये फिशर के नेम भी हैं, तो इसे ऑब्लिक का मतलब होता है टेढ़ा, तो ऑब्लिक फिशर कहेंगे। ये जो है ये थोड़ा सा सीधा है तो इसे हम हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक कहेंगे, हॉरिजॉन्टल फिशर कहेंगे, हॉरिजॉन्टल फिशर। ये वाला ऑब्लिक फिशर है। ये वाला जो लंग है राइट साइड वाला, ये होता है शॉर्ट और ब्रॉडर। शॉर्ट इसलिए क्योंकि नीचे लिवर प्रेजेंट है, ब्रॉड इसलिए क्योंकि इधर जो ये इसे डिप्रेशन पड़ रहा है लेफ्ट लंग में वो इस साइड में नहीं होता है, इस वजह से ये ब्रॉडर होती है। लेफ्ट लंग क्या है, लॉन्गर एंड नैरोअर। ये ब्रॉडर है, वो नैरोअर है। अभी ये जो स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो इतनी सारी स्पेस है ये गलती से नहीं बनाई, ये एक्चुअल में ऐसे ही स्पेस होती है। यहाँ पर एक ऐसे ही नॉच गिवन होती है लेफ्ट लंग में। यहाँ पर क्या आपकी चीज़ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आपका होता है हार्ट। हार्ट ऐसे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा होता है, तो हार्ट ऐसे होता है हमारा यहाँ पर प्रेजेंट। और हार्ट के साथ रिलेटेड जो वर्ड होता है वो होता है कार्डिक। तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट है ये क्या कहेंगे, इसे कार्डिक नॉच। और जिस एरिया में ये जितना भी ये प्रेजेंट है यहाँ पर स्पेस, ये वाली स्पेस, इसे हम कहते हैं मीडियास्टिनम। इसे बोलेंगे हम मीडियास्टिनम। अभी हमारा लंग्स जो हैं वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। हमारे जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। लंग्स में भी प्रोटेक्शन होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से इनका प्रोटेक्शन है। यहाँ से ऐसे, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। ओके,
ये 2 लेयर हो गई हमारी। इन्हें कहते हैं, दोनों को इकट्ठे बोला जाता है प्लूरा। इन्हें बोलते हैं हम प्लूरा, जो कि ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करती हैं कि लंग्स दोनों घिस ना जाएं बॉडी वॉल से। इस वजह से यहाँ पर प्लूरा प्रेजेंट होती है। ओके, जो ये बाहर वाली है इसे कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली है उसे कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स का हमारा इतना ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी, जो ये हमने प्लूरल मेम्ब्रेन बताई है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास है लंग्स, इसके बाहर थी हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स, एक, ये 2। ये दोनों को इकट्ठे बोलते हैं हम प्लूरा, जो कि क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। बाहर वाली को कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो किसके पास होगी, थोरेसिक वॉल के पास होगी। थोरेसिक वॉल मतलब बॉडी वॉल जो है उसके पास होगी, बाहर वाली साइड में, थोरेसिक वॉल में होगी। ये क्या है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स लंग्स, ये लंग्स के पास होगी। देख ही पा रहे हो, इनर मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स के पास है और आउटर वाली बाहर बॉडी वॉल की तरफ है, जिसे हम कहेंगे थोरेसिक वॉल। अभी ये जो हमारा प्लूरा है, प्लूरा के बीच में आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये इसका ल्यूमन दिख रहा होगा आपको इसके बीच में। यहाँ इसके अंदर होता है हमारा फ्लूइड, जिसका नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। ओके, ये क्या चीज़ है, ये है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का क्या हेल्प है, ये क्या मदद करता है, क्यों प्रेजेंट है, ताकि ये शॉक एब्जॉर्प्शन कर सके और फ्रिक्शन को कम करे। अगर प्लूरल फ्लूइड नहीं होगा, ये मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी प्रोटेक्शन के लिए, तो जो लंग्स हैं वो घिस जाएंगी, इधर उधर इन्हें चोट लग सकती है। इस वजह से ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। लंग्स को और चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं, एक हमारे पास होता है रिब केज। हमारे पास होता है एक रिब केज। ओके, रिब केज में क्या है, जिसमें होती हैं हमारी लंग्स, जिसमें प्रोटेक्शन पूरा कंप्लीटली अच्छे से हो रहा होता है लंग्स का। रिब केज में डॉर्सली एक चीज़ होती है, वेंट्रली एक चीज़ होती है और लेटरली एक चीज़ होती है। तीनों चीज़ें मिक्स होकर, तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारा रिब केज तैयार होता है। तो सबसे पहले हम डॉर्सल जान लेते हैं। आपको कल मैंने लेक्चर में बताया था कि डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है आगे, और लेटरल का मतलब होता है साइड में, लेफ्ट राइट। डॉर्सली क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है, रिब केज किससे बन रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रा से। जो वेंट्रल है वहाँ पर एक बोन होती है स्टर्नम, चेस्ट बोन होती है स्टर्नम। लेटरली क्या चीज़ें हैं, रिब्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिब केज की पिक्चर, देखो ये जो चीज़ है, ये पीछे सबसे पीछे जो आपको दिख रही है, ये वाली चीज़, ये क्या है, हमारी डॉर्सली। डॉर्सली क्या चीज़ थी, हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे। तो देखो ये पीछे दिख रही है आपको, ये है थोरेसिक वर्टिब्रे, जो कि डॉर्सली इसको प्रोटेक्ट कर रही है। वेंट्रली की बात करें तो हमारे पास है स्टर्नम। तो ये जो आपको जो ये बोन दिख रही है आपको,
ये क्या है, ये है स्टर्नम। लेटरल की बात करें तो ये जो आपको साइड में रिब्स दिख रही हैं, इस दोनों तरफ होती हैं रिब्स पेयर में, तो ये रिब्स जो हैं ये लेटरली इसकी हेल्प प्रोटेक्शन करती हैं। ये जो एक आपका पिंजरा बन चुका है, केज, केज मतलब पिंजरा, तो इसके अंदर हमारी होंगी लंग्स ऐसे दोनों तरफ, इसी में होता है हार्ट, ओके, इसी में डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ट्रेकिया की, ब्रोंकियोल्स की और एल्वियोलाई तक, कि हम एल्वियोलाई तक कैसे कैसे पहुंचेंगे, बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था नोज़, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल पढ़ा था, उसके बाद आपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल लिख लेते हैं हम, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था फेरिंक्स, जहाँ पर फूड और एयर का एरिया सेम होता है। फेरिंक्स के बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप। ट्रेकिया के बाद फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर क्या हो गया था, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई बन गया था। प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे बना था हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद बना था हमारा टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई के आगे बना है हमारा इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ओके, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद हमारा है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ओके, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर हमारा होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे जो चीज़ बढ़ती है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई डक्ट्स। एल्वियोलाई डक्ट्स के बाद में बनता है हमारा एल्वियोलाई सैक, और एल्वियोलाई सैक के बाद आता है एल्वियोलाई। अब इन सारे जो भी मैंने आपको ये पार्ट्स बताए हैं, इनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। इनमें से जो आधे पार्ट्स हैं वो हैं कंडक्टिंग पार्ट, और जो आधे हैं वो हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। दोनों के काम जो हैं वो अलग अलग हैं। जो हमारा पार्ट है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो जितना सारा आपको ऊपर वाला हिस्सा बताया है ये अलग पार्ट है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक का अलग पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितना भी ये पार्ट आपने किया, ये क्या चीज़ है, कंडक्टिंग पार्ट। ये क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। इतना, इसे बोलते हैं हम कंडक्टिंग पार्ट। और जो आपने ये किया है एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक, ये क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। अब जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके भी कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, उनकी भी कोई ना कोई भूमिका है जो वो निभा रहे हैं इसमें। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या वो हेल्प कर रहे हैं। कंडक्टिंग पार्ट में सबसे पहले आता है कि इनमें सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम से आपको पता चल गया होगा कि किसी चीज़ को पकड़ना सीलियाज की मदद से, तो क्या पकड़ेंगे, ये डस्ट पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को ये ट्रैप कर लेंगे,
ओके। उसके बाद एयर को मॉइस्ट करेंगे, मॉइस्ट एयर। अगर एयर सूखी आ रही है तो आपका अंदर ऑर्गन्स जो है वो छिल जाएंगे, तो इसलिए वो मॉइस्ट एयर बनाते हैं ताकि एयर अंदर आसानी से जाए। फिर ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर, ज़्यादा ठंडी हवा ना अंदर जाए, टेम्परेचर मेंटेन करना भी इनका ही पार्ट होता है। तो टेम्परेचर ये एयर का यहीं पर पार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट का अगर हम बोलें तो रेस्पिरेटरी पार्ट का सिर्फ एक ही जो होता है काम, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी एक्सचेंज हो रहा है ब्लड में, जितना भी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना, वो रेस्पिरेटरी पार्ट ही करता है। कंडक्टिंग पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 1% भी कोई भी अपना रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी पार्ट ही करता है। इसीलिए दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि वो कंडक्ट कर रहा है, मतलब वो हवा को लेके आ रहा है कहाँ तक, रेस्पिरेटरी पार्ट तक। रेस्पिरेटरी पार्ट का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेनली एल्वियोलाई से होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट बात कर ले हम एल्वियोलाई की, क्योंकि मेन हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में हो रहा है। तो एल्वियोलाई में पहली बात तो एल्वियोलाई की आप डायग्राम देख लीजिए कि एल्वियोलाई होता कैसा है, कैसा दिखने में होता है, क्या क्या उसमें सेल होते हैं। तो ये हम बना लेते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की शेप जो है वो ग्रेप लाइक शेप बताई गई है। तो इसमें ये ऐसे सेल लगे हुए हैं, कौन से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लगे हुए हैं। ओके। और इनमें और भी सेल होते हैं, सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं होते, इनमें और भी सेल होते हैं। टोटल 3 तरीके के सेल हैं इसमें। एक सेल होता है टाइप 2 एल्वियोलर सेल, टाइप 2 एल्वियोलर सेल। और जो दूसरा एक और सेल होता है वो होता है हमारा मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस वाला सेल। एक इधर बना लेते हैं। ओके, ये 2 सेल होते हैं, इनमें 3 सिंपल स्क्वैमस टाइप 2 एल्वियोलर सेल और मैक्रोफेजेस। ये हो गया हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये हमारा हो गया टाइप 2 एल्वियोलर सेल। और ये हमारे हो गए एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ओके, ये चीज़ होगी हमारी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। बीच में क्या है, ल्यूमन। कोई भी ऑर्गन का बीच वाला हिस्सा जो है, खाली हिस्सा, उसे ल्यूमन कह देते हैं। ल्यूमन, एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के पास ही में हमारी होती हैं ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई के साथ में ही है क्या, ब्लड वेसल्स। ये हाईली वेस्कुलराइज्ड है, वहीं से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास हैं ब्लड वेसल्स। ये क्या चीज़ है हमारी, ब्लड वेसल। इनमें हो रहा है ब्लड का सप्लाई, और यहीं से ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है एल्वियोलाई से ब्लड में। जो ये टाइप 2 सेल हैं, एल्वियोलर सेल्स, इनसे लेसिथिन नाम का एक सर्फेक्टेंट है, वो रिलीज होता है। इट सिक्रीट्स लेसिथिन, जो कि क्या हेल्प करता है कि एल्वियोलाइज जो हैं वो एक दूसरे से चिपक न जाए, इसलिए सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ को चिपकने मत देना। तो वो हो गया लेसिथिन। लेसिथिन रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, जिससे कि कोलैप्सिंग उसकी हेल्प होती है कि कोलैप्स एल्वियोलाई ना कर जाए। तो ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है।
ताकि कोलैप्स ना हो एल्वियोलाई। जो ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, इसका क्या होगा? मैक्रोफेज का क्या मतलब होता है? जो फैगोसाइटोसिस करे। फैगोसाइटोसिस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल ऐसा आए जिसे हार्मफुल हो, जो हार्मफुल हो बॉडी के लिए, उसे ये ख़त्म कर देगा, फैगोसाइटोसिस कर देगा उस चीज़ की। ये था हमारा एल्वियोलाई। अभी एल्वियोलाई कितनी होती हैं? 300 मिलियन एल्वियोलाइज होती हैं हमारी, 300 मिलियन। इनका शेप कैसा होता है? ग्रेप लाइक, जैसे ग्रेप्स होते हैं वैसे ग्रेप लाइक शेप होता है इनका। हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, मतलब अबंडेंटली ब्लड सप्लाई इनमें होता है, वेस्कुलराइज्ड। और मेन साइट जो है वही ये है गैशियस एक्सचेंज की। तो इनका काम क्या है? गैशियस एक्सचेंज करना। बस इतना ही आपको ज़रूरी है एल्वियोलाई के लिए। तो वो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, सारे सेल्स करवा दिए हैं, ल्यूमन में बता दिया है, ब्लड वेसल्स बता दी हैं, और सबका पार्ट का रोल भी बता दिया है कि क्या क्या चीज़ क्या होती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के स्टेप्स की। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनकी बात करते हैं हम। रेस्पिरेशन स्टेप्स, इस पार्ट से काफ़ी बार क्वेश्चन भी बन के आया है, सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन, कि आप इन्हें सीक्वेंस करो। जैसे उल्टे पुल्टे हमें सीक्वेंस बता दिए गए हैं और उनमें से ऑप्शंस हमें चूज़ करने हैं कि सीधा करके इनके सीक्वेंस बताओ। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ब्रीदिंग, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 air is released। तो सबसे पहले तो हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग आपको बताया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सबसे पहला पार्ट वही होगा। दूसरा क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होना किसका? गैसेस का। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही दो गैसेस आएंगी। कहाँ पर होगा? एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में होगा। थर्ड स्टेप जो होगा हमारा रेस्पिरेशन में वो होगा ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड में तो डिफ्यूज़ कर गई हैं, लेकिन ऑर्गन्स तक कैसे जाएगी? ट्रांसपोर्ट करके। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट इनका बाय ब्लड, बाय ब्लड। अब जो ये ब्लड से ऑर्गन तक पहुंच गई है तो ऑर्गन में कैसे जाएंगे? डिफ्यूजन से। फिर से डिफ्यूजन होगा किसका? O2 CO2 का। किस में होगा? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। इन दोनों में, टिश्यूज़ में ही होगा, ब्लड और टिश्यूज़ में डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी टिश्यूज़ में ब्लड से, और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी ब्लड में। ये दो चीज़ें होंगी, ऐसे डिफ्यूजन होगा इन दोनों चीज़ों का। उस लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, 5 ही स्टेप होते हैं, उसके बाद होता है उस जो ऑक्सीजन को हमने टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ करवाया है उसका यूज़ करना किस में? कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, और उनसे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसे रिलीज़ कर देना। तो क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स, किसके लिए? कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। फिर ही तो हमारी वो बनेगी ATP, जिससे हम एनर्जी यूज़ करेंगे। सारा काम एनर्जी के लिए ही हम कर रहे हैं। एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो ये 5 स्टेप जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर हम 2 स्टार लगा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। और ये स्टेप्स जो हैं वो आगे पीछे दे दिए होते हैं और फिर हमें इन्हें सीधे करके लगाना होता है। और बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है डिफ्यूजन वाली पार्ट में, ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ध्यान से हमने टिक करनी होती हैं। तो अभी हम ब्रीदिंग की बात करें। ब्रीदिंग में 2
मेन पार्ट होते हैं, दो उनके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इंस्पायरेशन का। ये अब हम मैकेनिज़्म स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ से मैकेनिज़्म स्टार्ट हो चुका है हमारा रेस्पिरेशन का। और ब्रीदिंग में हम ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सांस को अंदर लेंगे फिर ही आगे सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। तो ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला हमारा ब्रीदिंग में दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा और एक्सपायरेशन वाले में क्या होगा। इंस्पायरेशन में हम फ्रेश एयर को, जिसमें ऑक्सीजन जो हमारी एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, उसे हम अंदर खींचेंगे। एटमॉस्फेरिक एयर को हम इनटेक करेंगे, इनटेक। और रिमूव क्या करेंगे हम, CO2 रिच एयर। कहाँ से, फ्रॉम लंग्स। हमारे अंदर से निकलेगी CO2 रिच एयर क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने इनटेक कर लिया और उसका डिफ्यूजन करके हमने इस्तेमाल कर लिया, और बाद में बचा क्या, हमारे पास CO2 बचा, रिजल्टेंट। तो उसे हमने निकालना है, तो उसको कहेंगे एक्सपायरेशन। अभी जो मैकेनिज़्म होता है उसे हम ध्यान से सीखेंगे। यह मैकेनिज़्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक बार आपने अगर ध्यान से सीख लिया तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल सा इसमें कंसेप्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का। उससे ही हमें सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारी चीज़ें होंगी, इंस्पायरेशन कब होगा और एक्सपायरेशन कब होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग्स करते हैं, उनसे एक लंग्स में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। और जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। ये चीज़ हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि जो मूवमेंट है एयर का, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, ऑफ द लंग्स, is maintained by pressure gradient। किसमें होगा प्रेशर ग्रेडियंट, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ओके, लंग्स और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। और हवा कैसे जाएगी, air moves from the area of high pressure। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा एयर का, वहाँ से एयर लो प्रेशर में जाएगी। और एक हमारा चीज़ होती है सिंपल सी कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होगी, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वॉल्यूम के। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वॉल्यूम के। ओके, ये चीज़ है। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, प्रेशर बाहर ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा। कहाँ से कहाँ हवा जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अभी मान लो हमें अंदर सांस खींचनी है तो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर में। तो हमारे अंदर लो प्रेशर होना चाहिए, बाहर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर। जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो तब क्या होगा, लंग्स में प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर हवा का ज़्यादा होगा। अब जब प्रेशर लो होगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम लंग्स में ज़्यादा होगी। ज़्यादा वॉल्यूम क्यों चाहिए, ज़्यादा एयर हम अंदर इनहेल कर सकें। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्रेशर कम होगा इंस्पायरेशन के टाइम में, वॉल्यूम ज़्यादा होगी। एक्सपायरेशन में सेम इसका ओपोजिट हो जाएगा। अभी अंदर एयर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर अंदर ज़्यादा है लंग्स में, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है हमारा।
तो बाहर निकालने के लिए हमें वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, वॉल्यूम को हम कम कर देंगे तो जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। ओके, एटमॉस्फेयर के मुताबिक हमारा प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इससे एयर बाहर चली जाएगी। बस ये इतना सिंपल सा चीज़ होती है जो हमें समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ इसमें और आती है, यहाँ पर एक लंग्स है, यहाँ पर दूसरा लंग है, और ये दोनों कहाँ पर बंद हैं हमारे, दोनों बंद हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में। ये चीज़ें हैं थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। हाँ, थोरेसिक कैविटी में बंद है। अभी इनके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन की भी तो लेयर्स हैं लंग्स के ऊपर, तो ये सारी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन की इनके ऊपर कवरिंग है। ये दोनों तरफ है, मैं सिर्फ आपको लेफ्ट साइड में बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारी है लेफ्ट साइड, ये है हमारी राइट साइड। अब ये क्या है, थोरेसिक कैविटी। ये क्या है, थोरेसिक कैविटी। ये क्या है, प्लूरल कैविटी। और ये क्या है, पल्मोनरी कैविटी। जो पल्मोनरी वर्ड होता है वो हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जहाँ पर भी आपको पल्मोनरी दिखे या पल्मोनरी जो भी वर्ड है वो जहाँ पर आपको दिखेगा वो लंग्स के रिलेटेड होगा। प्लूरल कैविटी प्लूरा के रिलेटेड है, थोरेसिक कैविटी चेस्ट के रिलेटेड है। तो हम पल्मोनरी कैविटी में डायरेक्ट चेंजेस नहीं ला सकते, हम थोरेसिक कैविटी में चेंजेस लाते हैं, जिससे कि प्लूरल कैविटी में चेंजेस आता है, फिर पल्मोनरी कैविटी में चेंज आता है। हम डायरेक्ट पल्मोनरी कैविटी के उसमें प्रेशर या उस चीज़ों में हम चेंज नहीं ला सकते, हम सिर्फ थोरेसिक कैविटी को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी में चेंज आता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपका असर्शन रीजनिंग में आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि क्या हम प्लूरल कैविटी पल्मोनरी कैविटी में डायरेक्ट चेंजेस ला सकते हैं या नहीं। इंस्पायरेशन में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारा वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इंस्पायरेशन के टाइम पे आपने देखा है प्रेशर अंदर कम होता है, वॉल्यूम हमारा ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अभी एक इंसान है ऐसे पड़ा हुआ है, अभी उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, कभी कम करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी पड़ेंगी। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, उनमें काम आते हैं हमारे कुछ मसल्स। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, हमारा यहाँ पर एक होता है वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्रा। यहाँ पर हमारा है स्टर्नम, ये है हमारा स्टर्नम, ये है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा, ये है हमारी उससे जुड़ी हुई रिब्स। हमारे पास ये रिब्स हैं, ये स्टर्नम हो गया, वर्टिब्रल हो गया, और इसके नीचे होता है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम भी हेल्प करता है ब्रीदिंग में, वॉल्यूम को चेंज करने में। तो डायाफ्राम के पास कौन से मसल्स होते हैं, हमारे पास होते हैं फ्रेनिक मसल्स। फ्रेनिक मसल्स किस में काम आएंगे, इनहेलेशन में। फ्रेनिक मसल्स कहाँ काम आएंगे, इनहेल करने में। रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जो बाहर वाली साइड में होंगे उन्हें कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो अंदर वाली साइड होंगे वो होंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो हम एक्सहेल करने में, एक्सपायरेशन करने में हेल्प होती है, और जो एक्सटर्नल वाले होते हैं वो इनहेलेशन में काम करते हैं, इनहेल करने में। बस ये जो मसल्स हैं वो हमारे हेल्प करते हैं। एक एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं वो भी एक्सहेलेशन में काम आते हैं, वो होते हैं एब्डोमिनल मसल्स। इसका हम लिख लेते हैं हेडिंग, #मसल्स help in respiration। ओके,
मसल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये हमारा हो गया। और क्या कर रहे हैं ये मसल्स, वॉल्यूम को कभी इंक्रीज़ कर रहे हैं कभी डिक्रीज़ कर रहे हैं। इनहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले हम इनहेल की बात करें, इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं, इनहेलेशन भी कह सकते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होगा, दो तरह के इंस्पायरेशन होते हैं। एक होता है नॉर्मल, जो अभी हम सब कर रहे हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन। कोई भी हमें ज़्यादा उसमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, कोई भी ज़्यादा हम जोर नहीं लगा रहे सांस लेने के लिए, तो वो हो गया नॉर्मल। एक होता है हमारा फोर्सफुल, ज़बरदस्ती है जब हम सांस को अंदर खींचते हैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, वो होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। और जब नॉर्मल आसानी से सांस ले रहे हैं, ज़्यादा हमें काम नहीं करना पड़ रहा, वो होती है नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन में हमारे दो तरह के मसल्स काम आते हैं। नॉर्मल में हमारे दो तरह के मसल्स हैं, एक तो हो गया हमारा डायफ्राम वाला फ्रेनिक मसल, दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी देखो इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होगा, ये हमारा था डायफ्राम। इंस्पायरेशन के लिए हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें क्या है, ये है थोरेसिक चेम्बर कह लेते हैं। थोरेसिक चेम्बर अभी ऐसा है, नॉर्मल पोजीशनिंग। जब हमें सांस अंदर खींचनी है तो वॉल्यूम अभी इतना ही है हमारे पास। अगर ये डायफ्राम की पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए तो हमें और वॉल्यूम मिल जाएगी। तो ये जो डायफ्राम है, इससे हम नीचे कर लेते हैं, ऐसे फ्लैट कर देते हैं इस डायफ्राम को, जिससे क्या होगा, हमें इतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगी तो एयर अंदर आ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगी। ये क्या पोजीशनिंग होती है डायफ्राम की ऊपर से नीचे होने की, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियरली जो होता है वो थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होती है। एंटीरियर का मतलब होता है ऊपर, पोस्टीरियर का मतलब होता है नीचे। फ्रेनिक मसल्स की बात कर रहे थे। फ्रेनिक मसल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा। अभी ये रिलैक्स पोजीशन में था जब ये डोम शेप में था, अब जब ये फ्लैट होगा तो फ्लैट क्या, कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने से क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस कैसे इंक्रीज होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारा वॉल्यूम प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर विल मूव इनसाइड, लंग्स में अंदर हवा भर जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, रिब्स को एलिवेट करते हैं, जो रिब केज है उसे एलिवेट करते हैं। कैसे, पहले तो ऊपर और बाहर वाली साइड को, ऊपर और बाहर वाली साइड को करते हैं, तो जिससे वॉल्यूम बढ़ता है। ये क्या करते हैं, जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनसे क्या होगा, रिब केज जो है अपवर्ड होगा और आउटवर्ड होगा, ऊपर और बाहर को निकलेगा रिब केज। इसकी वजह से वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर विल कम इनसाइड। अब बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसमें कुछ मसल्स होते हैं, लेकिन नीट के लिए वो मसल्स जो हैं उनके नाम जानने इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा काम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इसमें मसल्स होते हैं, 3 मसल्स होते हैं हमारे नेक के अराउंड होते हैं, वो मसल्स क्या करेंगे, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने रिब केज को अपवर्ड और आउटवर्ड किया था जितना, उससे और ज़्यादा रिब केज विल मोर एलिवेट, द रिब केज विल एलिवेट मोर, इससे रिब केज और ज़्यादा एलिवेट होगा। जो इसमें मसल्स काम आते हैं वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो
एक्स्ट्रा हैं, तो इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठी करेंगे तो अपना जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही याद करो, उससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में बहुत सिंपल सी बात है, ना कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। जो इंस्पायरेशन में हुआ उसको बस उल्टा कर दो। एक्सपायरेशन भी दो तरह का होगा, एक होगा नॉर्मल और एक होगा हमारा फोर्सफुल। नॉर्मल और फोर्सफुल। नॉर्मल में क्या होगा? ऑल द मसल्स, जितने भी मसल्स थे, ऑल मसल्स यूज्ड इन इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे जितने भी मसल्स यूज हुए हैं, एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल पोजीशन। एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल। ऑल मसल्स यूज्ड इन इनहेलेशन विल कम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन हो जाएगी उनकी, रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि हवा क्या हो जाएगी? एयर आउट हो जाएगी। सिंपल था एक्सपायरेशन में, कुछ भी इतना साइंस लगाने की बात नहीं थी, छोटा सा था, याद हो जाएगा। फोर्सफुल में हम इधर मसल्स याद करते हैं। फोर्सफुल में क्या होगा? एक तो हमारा होगा इनर इंटर कोस्टल मसल्स। इनर इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे ही हमारा फोर्सफुल जो उसमें नॉर्मल इंस्पायरेशन में हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ किए थे, उनमें रिब के जो था वो अपवर्ड और आउटवर्ड गया था। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या चीज़ हो जाएगी? उसका उल्टा हो जाएगा। हमारे जो रिब केज हैं वो इनवर्ड और डाउनवर्ड हो जाएंगे। रिब केज जो है वो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाएगा, जिससे क्या होगा? सिंपल सी बात, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, एयर आउट। फोर्सफुल में ये और यूज़ क्या होगा? एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स मतलब पेट में जो मसल्स होते हैं वो मसल्स यूज़ होंगे। इनसे क्या होगा? जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो जब आप एक्सपायरेशन फोर्सफुल करोगे, मतलब ज़बरदस्ती सांस और ज़्यादा बाहर निकालोगे, तो क्या होगा? जितने भी आपके पेट में ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से ऊपर को पुश होंगे। ऊपर पुश होने की वजह से एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर क्या है? आपने देखा था डायाफ्राम था। डायाफ्राम में क्या होगा? जैसे ही ऑर्गन्स ऊपर पुश हुए, डायाफ्राम भी ऊपर आएगा। डायाफ्राम की जो शेप है वो और डोम शेप हो जाएगी, और डोम शेप होने की वजह से वॉल्यूम और ज़्यादा कम होगी। वॉल्यूम जितनी कम होगी उतना प्रेशर बढ़ गया। तो डायाफ्राम जो है इसमें और डोम शेप हो जाता है, ज़्यादा ऊपर को उठ जाता है, जिससे प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम कम, और हवा जो है बाहर आ जाती है। एयर मूव्स आउट। इजी था। ओके, बस इसके बाद रेस्पिरेशन का थोड़ा सा ऊपर की इन्फॉर्मेशन रह गई है। मैकेनिज़्म आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसके बाद आएंगी आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़, और आज का टॉपिक हमारा इतना ही होगा। इतने में हम कंप्लीट कर लिए हैं, आधे से ज़्यादा आपका चैप्टर हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन के, जो रेस्पिरेशन ऊपर की इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी होती है, कभी कभी फैक्ट हैं ये चीज़ें जो हैं, तो इस सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट है, ऑन एन एवरेज एक हेल्दी इंसान, हेल्दी ह्यूमन जो है वो कितनी सांस लेता है? 12 से 16 टाइम्स वो पर मिनट सांस लेता है ऑन एन एवरेज। आप कैलकुलेट कर लेना, आपके 12 से 16 के बीच में ही आएगा। और जो वॉल्यूम होता है एयर का इन्वॉल्व ब्रीदिंग मूवमेंट में, उसको हम कैसे मेजर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर, जो कि मेडिकल में काफ़ी काम आता है। जैसे कईयों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है,
तो स्पायरोमीटर उसमें हेल्प करता है कि किसकी कितनी वॉल्यूम आ रही है, अगर वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है कम है, वो उसमें चीज़ में हेल्प करता है। तो स्पायरोमीटर है हमारे पास, क्या है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर। ये क्या करता है, मेजर करता है हमारी एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, मेजर एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। ओके, और ये कब काम आता है, क्लिनिकल असेसमेंट में, क्लिनिकल असेसमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, किसके, पल्मोनरी फंक्शन को जानने के लिए। पल्मोनरी फंक्शन मतलब लंग्स कैसे काम कर रही हैं, क्या वो सही से काम कर रही हैं या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिज्म कंप्लीट, रेस्पिरेशन। अब आखिरी में आता है इसका पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, हैशटैग पल्मोनरी वॉल्यूम्स। सबसे पहले हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखेंगे, उसके बाद कैपेसिटीज़ देखेंगे। कैपेसिटीज़ क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ही एडिशन करके एक दो वॉल्यूम को ऐड करके हमारी कैपेसिटीज़ आती हैं। तो पल्मोनरी जो वॉल्यूम्स हैं वो 4 होती हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और लास्ट में है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। आपको क्वेश्चंस में कई बार इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी दिख सकती हैं। टाइडल वॉल्यूम को कहते हैं टीवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कहते हैं आईआरवी, इसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कहते हैं ईआरवी, और इसे रेजिडुअल वॉल्यूम को कहते हैं आरवी। टीवी का क्या मतलब है कि जो हम नॉर्मली एयर को इनहेल करते हैं, जो हम नॉर्मल एयर की वॉल्यूम को इनहेल एक्सहेल करते हैं, वो होती है टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ये कितनी होती है, 500 ml। 500 ml क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं नॉर्मली। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, इनहेल की हुई जो हमने टाइडल वॉल्यूम की है वो, और उससे एक्स्ट्रा, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml की जो हमने की है उसे नहीं, उससे जो एक्स्ट्रा हम ज़बरदस्ती अंदर सांस खींचते हैं, इंस्पायर करते हैं एक्स्ट्रा, जब ज़बरदस्ती आप अभी भी करके देखोगे, एक तो आप टाइडल वॉल्यूम अंदर ले रहे हो, उससे जो एक्स्ट्रा करते हो वो होती है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी सेम है, जितना आप नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम जो आप एक्सपायर कर रहे हो, उससे ज़बरदस्ती और एक्सपायरेशन करना और एक्सहेलेशन करना, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल फोर्सफुली, वो होती है ईआरवी। कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। आप अभी भी चेक कर सकते हो, आईआरवी ईआरवी से ज़्यादा है। आप अभी ज़बरदस्ती सांस लीजिए और ज़बरदस्ती सांस छोड़िए, आपका जो इंस्पायरेशन है ज़बरदस्ती वाला फोर्सफुली, वो आप ज़्यादा कर पाओगे, और जब आप सांस फोर्सफुली छोड़ना चाहोगे तो आप उतनी नहीं कर पाओगे जितना आपने अंदर खींच लिया है। तो ये क्या है हमारा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल फोर्सफुली। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। हम जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जैसे मान लो हमने एक्सपायर कर लिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर ली टाइडल वॉल्यूम वाली, उससे एक्स्ट्रा भी कर दी, फोर्सफुली भी एक्सपायर कर लिया, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर थोड़ी एयर बची रहती है,
लंग्स कभी भी खाली नहीं हो जाते एयर की वजह से, एयर सारी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? ताकि लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना कर जाएं, पिचक ना जाएं, इसलिए थोड़ी बहुत एयर जो है वो हमारी लंग्स में रहती है। कितनी कितनी एयर रहती है? 1100 से 1200 ml। तो इतनी एयर आपके लंग्स में बची रहती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो इसका क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम्स। आई होप आप सबको समझ आ गई होंगी। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएंगी। बार बार अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको बार बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी कैपेसिटीज़ की तरफ। पल्मोनरी कैपेसिटीज़, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, पल्मोनरी कैपेसिटीज़। पल्मोनरी कैपेसिटीज़ हमारी 5 तरह की होती हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स 4 तरह की थी, ये 5 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को एक दूसरे में ऐड कर ही बनाते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसका क्या मतलब है? जो IC है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि जो आप एक बार एक्सपायर कर दो, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायर आपने कर दिया, उसके बाद नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आपका जो एक उसके बाद क्या खींचोगे अंदर? टाइडल वॉल्यूम, उसको इनहेल करोगे टाइडल वॉल्यूम को। उसके बाद क्या और इनहेल कर सकते हो? IRV। जो आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप जो अंदर एयर की वॉल्यूम को खींचते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर इनहेल करते हो, वो क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो, अगर आपने इतनी एयर बाहर निकाल दी, अभी आपकी लंग्स में एयर नहीं है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है सिर्फ वही है। अब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद और क्या कर सकते हो? एक तो आप TV अंदर ले लोगे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप और कितनी ले सकते हो? IRV। तो IRV अंदर ले सकते हो। इससे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। TV होती है 500 प्लस IRV कितनी होती है? 2500 से 3000। तो ये आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कैपेसिटी की तरफ बढ़ते हैं, वो होती है इसका ऑपोजिट, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या होगा? EC, इसमें क्या होता है? नॉर्मल जो आप एक्सहेल करते हो टाइडल वॉल्यूम, वो साथ में उसके अलावा आप और कितना कर सकते हो? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो आप और फोर्सफुली निकाल सकते हो। तो ये चीज़ इसमें हो गई। ये क्या होगा? उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन। देखो अभी क्या होगा, आपने नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, अंदर हवा ले ली जो टाइडल वॉल्यूम थी आराम से। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो? टाइडल वॉल्यूम जितनी ली उसको निकाल सकते हो, वो निकल गई टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम निकल गई। अब टाइडल वॉल्यूम निकलने के बाद भी आपके लंग्स में बची हुई है वो क्या है? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी? 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml अभी और आप निकाल सकते हो, वो भी निकालोगे, TV भी निकालोगे, तभी आपका आएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तीसरी कैपेसिटी होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है? पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, VC वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या करोगे आप? एक तो IRV प्लस TV
प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से क्वेश्चन भी आया है 2-3 बार। इसमें क्या चीज़ है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बहुत इजी सा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसका आप उल्टा भी लिख सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन। दोनों तरीके से ये माना जाता है वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या होगा, देखो अगर आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, एक तो आपने पहले टाइडल, आप मानो सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, आपने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, ठीक है, फिर आपने उससे एक्स्ट्रा ERV भी निकाल दिया। अब उसके बाद जो आप इनहेल करोगे ना जितनी चीज़ें, वो क्या होगा आपका वाइटल कैपेसिटी। उसमें क्या करोगे, ERV आपने एक पहले निकाल दिया, उसके बाद आपने टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद आपने IRV लिया, तो ये क्या चीज़ हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। या इसका उल्टा कर सकते हैं, IRV आपने लिया, ठीक है, उसके बाद आपने टाइडल वॉल्यूम निकाला, उसके बाद आपने ERV निकाला, ओके। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर वाइटल कैपेसिटी हमारी बन जाती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार खुद से समझोगे, रीड करोगे बार बार तो अपने आप समझ आ जाएगा। अच्छे से समझा दिया है। फोर्थ कैपेसिटी की बात करें हमारी, तो वो होती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें क्या होगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, इसमें क्या होगा, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, एक होगा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या मतलब है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन in the lungs after normal expiration, तो इसका क्या मतलब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का, कि जितना एयर आपके लंग्स में बचा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आपने आसानी से निकाल दी, टाइडल वॉल्यूम आपने बाहर निकाल दी, ठीक है। अभी एक तो आपके अंदर कितना, अभी टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद एक आप फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हो, लेकिन आपने अभी नहीं किया, तो वो भी बचा हुआ है, फोर्सफुल वाला एक्सपायरेशन बचा हुआ है। अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर दो तो आपके अंदर अभी भी बचती है ना रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये दोनों को मिलाकर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है, RV और ERV। मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम से एक्सहेल कर दिया है नॉर्मल, अभी आपके अंदर जो जो बचा है, एक तो ERV बचा है, एक RV बचा है, तो वो क्या हो गया फंक्शनल कैपेसिटी, ठीक है। हमने पढ़ लिया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी एक और बचा है लास्ट, उसके बाद आपका आज का टॉपिक ख़त्म है। इसके बाद हम NCERT रीड कर लेंगे एक बार। 5th और लास्ट हमारा है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब अभी जितना भी टोटल है ना सारी चीज़ें, उनका एडिशन वो हो गया टोटल लंग कैपेसिटी TLC। इसमें आएगा IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, या इसमें और भी चीज़ लिख सकते हैं VC प्लस RV। VC क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, IRV TV ERV। वाइटल कैपेसिटी क्या है, IRV TV ERV। देखो ये 3 चीज़ें क्या हैं, वाइटल कैपेसिटी और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। अभी देखो इसमें क्या है, सारा का सारा वॉल्यूम अपने अंदर कितना लंग्स में प्रेजेंट है फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम पे, वो क्या है टोटल लंग कैपेसिटी, कि अंदर कितना है अपने ऊपर। एक तो टोटल हमारे पास कितना है, या तो फोर्सफुल इनहेलेशन कर दो या फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर दो, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या थी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ इनहेल ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इनमें क्या आएगा, IRV TV ERV और RV। RV तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपके लंग्स में बचा है, TV टाइडल वॉल्यूम
IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन चारों के सम को कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन। इनहेलेशन की जगह एक्सहेलेशन भी आ सकता है, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें सही होती हैं। तो ये हमारी होगी पल्मोनरी कैपेसिटीज़ और पल्मोनरी वॉल्यूम्स। आज का टॉपिक यहीं पर इतना ही फिनिश होता है। इसके बाद हम NCERT रीड करेंगे। तो अभी हम NCERT स्टार्ट करते हैं अपनी। यहाँ से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से हमने करना है स्टार्ट। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ब्रोंकियोल्स तक और टर्शरी ब्रोंकाई तक। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मतलब सॉरी कहता हूँ क्योंकि अभी मैंने अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग देखी है और अभी भी शायद वो वॉइस की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही हो, बीच में माइक की वजह से कुछ ना कुछ आवाज़ आई जा रही है बीच में रिकॉर्डिंग में, तो वो मैं कल वाले लेक्चर में ठीक कर लूँगा। आज के लेक्चर के लिए मैं सॉरी कहता हूँ अगर आपको उससे डिस्टर्बेंस हो, लेकिन अभी इतना ज़्यादा लंबा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया और बाद में मैंने देखा अभी दोबारा से नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकता उसको, लेकिन कल वाले लेक्चर में नहीं होगी ऐसी प्रॉब्लम। तो अभी हम NCERT फिर स्टार्ट करते हैं आगे से। अभी अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे कल ही मैं ठीक कर पाऊँगा, अभी तो इस माइक का कुछ कर नहीं सकते, तो आई एम रियली सॉरी। तो चलिए फिर पढ़ते हैं अपनी NCERT से। एक लेक्चर के लिए आप शायद थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कल से नहीं ऐसा होगा। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हमने देखी थी, हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो प्रेजेंट थी, और इनकी क्या थी, इनका सिग्निफिकेंस क्या था कि ये प्रोटेक्ट करती हैं कोलैप्स होने से। नेक्स्ट है जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स थे हमने पढ़े, वो आगे जाकर बहुत सारा थिन इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये जो ब्रांचिंग है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई की, इन सब को मिलाकर बनते हैं लंग्स, जो कि आपको 14.1 फिगर में आपको दिखाया हुआ है। ये आप नीचे देख सकते हो रेड से जो मेंशन्ड है, ये एल्वियोलाइज हैं, ठीक है। तो जो ब्रांचिंग है वो क्या कर रही है, लंग्स को बना रही है। तो अभी जो ये लंग्स हैं, लंग्स के बाहर डबल लेयर्ड प्लूरा से ये कवर्ड होते हैं। जो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, येलो कलर की आपको दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं प्लूरा। इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन लंग सरफेस से। आउटर प्लूरा जो होती है, जो ये बाहर वाली प्लूरा है, ये क्या है, थोरेसिक वॉल से कांटेक्ट में होती है, और जो इनर प्लूरा है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। जो पार्ट हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू हुआ है और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक गया है, उस पार्ट को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, जबकि जो एल्वियोलाई वाला है और उसकी जो डक्ट्स हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लेके आता है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करता है जैसे डस्ट हो गई, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ऑल्सो एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है। ज़्यादा ठंडी हवा ना हो, इस वजह से बॉडी टेम्परेचर तक एयर को लेके आने का काम किसका है, कंडक्टिंग पार्ट का है। एक्सचेंज पार्ट जो है वहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किस में डिफ्यूजन होगा, ब्लड में होगा। लंग्स से एल्वियोलाई जो आपका है उससे यहाँ पर ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड होता है सप्लाई जहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर एक्सचेंज एक्चुअल होता है। इस चीज़ को कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट क्या है, एक्चुअल साइट है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर का। जो लंग्स होती हैं वो थोरेसिक चेम्बर में होती हैं, जो कि एनाटॉमिकली एयरटाइट चेम्बर है। थोरेसिक चेम्बर जो डॉर्सली है वो किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से बना है, लेटरली रिब्स से बना है। डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली आपको बताया था कि क्या क्या पोजीशंस होती हैं। लोअर साइड पे क्या चीज़ होती है, डोम शेप डायफ्रेगम होता है।
एनाटॉमिकली सेटअप जो है लंग्स का थॉरैक्स में, ये कुछ ऐसा है कि जो भी चेंज वॉल्यूम का थोरेसिक कैविटी में आएगा वही चेंज हमारा लंग कैविटी या पल्मोनरी कैविटी में आएगा। और ऐसी अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी ब्रीदिंग के लिए। हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज नहीं लेके आ सकते। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी नोट्स में लिखवाई होगी कि हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं लेके आ सकते। हमें सबसे पहले थोरेसिक कैविटी में चेंज लाना पड़ता है, जिसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज आता है। रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होते हैं, ये मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ब्रीदिंग सबसे पहले होगी, हम सांस को अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। अब डिफ्यूजन होगा गैसेस का कहाँ पर, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। अब एल्वियोलर मेम्ब्रेन से ब्लड में तो वो चला गया, ऑक्सीजन चला गया, ये जो गैसेस थी। अब आगे कैसे जाएंगे, ब्लड की हेल्प से। ब्लड से टिश्यू में डिफ्यूजन होगा, और जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ किया था हमने टिश्यूज़ में, वो क्या यूज़ होगा, सेल में यूज़ होगा, किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। और जो रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज़ हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अभी मैकेनिज़्म हमने पढ़ा ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस होती हैं, पहली है इंस्पायरेशन, दूसरी है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं। एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, एल्वियोलर एयर को बाहर छोड़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि जो एयर अंदर और बाहर जा रही है लंग्स में, वो किस वजह से जा रही है, जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है लंग्स और एटमॉस्फेयर में। इंस्पायरेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब प्रेशर लंग्स में कम हो एटमॉस्फेयर से। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाती है, तो अंदर कम होगा, बाहर ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही एक्सपायरेशन में होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जो डायफ्रैगम है और स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में, वो क्या करते हैं, वो ऐसा ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज़ और वॉल्यूम को डिक्रीज़ कौन करते हैं, यही मसल्स करते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया है, जिसकी वजह से प्रेशर में भी चीज़ आती है, क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये चीज़ आपको बताई गई है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले डायाफ्राम ऐसे होता है, उसके बाद में डायाफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है थोरेसिक चेम्बर की। इसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक चेम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। किस पोजिशनल एक्सिस में होती है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस मतलब ऊपर से नीचे में जाता है, तब ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स को ऊपर खींचते हैं। स्टर्नम को भी ऐसे ही होता है, जिससे कि इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम में थोरेसिक चेम्बर की। डॉर्सोवेंट्रल में, पीछे से आगे में, देखो यहाँ पर लिखा होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है नीचे को, रिब्स बाहर को जाती हैं, रिब्स ऐसे जाती हैं, डायाफ्राम ऊपर से नीचे जा रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर, और जो ये रिब्स हैं और जो इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से स्टर्नम भी है, वो क्या हो रहा है, डॉर्सोवेंट्रली जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज़ कर देता है थोरेसिक वॉल्यूम को, जिससे क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आ जाता है। इस पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज़ आने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन, जिससे अंदर एयर आ जाती है बाहर से, जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स करेगा, इंटरकोस्टल मसल्स अपनी जगह पर वापस आएंगे, स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिससे पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से एयर जितनी अंदर थी वो बाहर निकल जाएगी। इसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन।
अब हमारे पास एबिलिटी होती है इंक्रीज़ करने की स्ट्रेंथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, जिसे हम कहते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वो किस मदद से करते हैं? एडिशनल मसल्स, जो कि मैंने आपको बताए थे कि 3 मसल होते हैं नेक के अराउंड, उनका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और कुछ होते हैं एब्डोमेन में। ऑन एन एवरेज अ हेल्थी ह्यूमन ब्रीद 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ये भी आपको लिखवा दिया गया है। जितनी भी एयर इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग में, उसको हम एस्टिमेटेड मतलब मेजर किससे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, जिसकी मदद से हम वो मेजर कर सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में एक इंसान में, और कुछ वैल्यूज सेट की गई होती हैं। अगर उन वैल्यू से ऊपर नीचे आए तो मतलब उस इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है सांस लेने में, तो उसका आगे क्लिनिकल असेसमेंट में ये हेल्प कर देता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपको 4 बताई गई थी। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि जो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन में एयर को इंस्पायर या एक्सपायर करते हो, वो क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। एक हेल्दी इंसान जो है वो कितना पर मिनट एक्सपायर करता है, मतलब पर मिनट उसकी टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml इंटू 12 या 16, इनमें से कर लो तो आपका 6000 से 8000 आ जाएगा। ठीक है, देख लो अभी करके। 0 0 5 2 10 0 0 5, तो कितना आ गया? 0 0 0 6, 6000 आ गया। तो देखो 6000 लिखा होगा, 6000, और अगर 16 करोगे उससे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक बंदा फोर्सफुली इंस्पायर कर ले, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो फोर्सफुली इंस्पायर अंदर कर ले, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या है? जितना टाइडल वॉल्यूम से एक्सहेल करना था उतना कर लिया, उससे एक्स्ट्रा फोर्सिबली कितना कर सकता है? वो होता है ERV, जो कि होता है 1000 से 1100 ml। ठीक है, आखिरी बचती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि सब कुछ होने के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होने के बाद भी जितनी एयर लंग्स में बची होती है वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि होती है 1100 से 1200 ml। ये क्यों बचती है? कि लंग्स कोलैप्स ना कर जाएं, इजी सा है, लंग्स पिचक ना जाएं, इसलिए उसके अंदर एयर थोड़ी बहुत बची रहती है। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को ऐड करने पर हमारे पास कुछ कैपेसिटीज़ आती हैं, जिनकी वजह से हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कुछ बीमारियों का, कुछ चीज़ों का, जो कि स्पायरोमीटर से भी हम पता लगा सकते हैं। ओके, जो वैल्यूज़ आती हैं वो इन्हीं से आती हैं, कैपेसिटीज से। सबसे पहले कैपेसिटी आती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या करते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। टीवी एक्सपायर करने के बाद जितना इंसान अंदर खींच सकता है वो क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब टाइडल वॉल्यूम अंदर ले लेगा, फिर IRV को भी अंदर खींच सकता है, तो ये दोनों मिलाकर होता है IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सेम उसका उल्टा, टीवी और ERV, कितना अंदर खींचने के बाद उसके बाद कितना बाहर निकाल सकता है, वो है टीवी और ERV। नेक्स्ट आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। इसमें क्या आएगा? ERV प्लस RV। मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप टीवी निकाल देते हो, उसके बाद आपके लंग्स में कितना बचता है? एक तो आप ERV बचा रहे हो और एक RV बचा रहे हो। कॉमन सी सेंस है, टीवी बाहर निकाल दी मतलब नॉर्मल एक्सहेल कर दिया, इसके बाद आप एक्सहेल और कर सकते थे फोर्सफुली, लेकिन किया नहीं, वो बच गया। वो करने के बाद भी लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम बची रहती है, तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर क्या होगी? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। इसका क्या मतलब है? एक मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी है जो एक इंसान अंदर खींच ले आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब ERV करने के बाद अंदर और कितना ले लेगा? टीवी प्लस IRV, यही है, टीवी प्लस IRV। तो ERV प्लस टीवी प्लस IRV कितना होता है? हमारा वाइटल कैपेसिटी होता है। या इसका उल्टा कर दो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। दोनों तरीके से ये चीज़ मानी जा सकती है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? कि टोटल वॉल्यूम क्या है एयर का जो लंग्स में होते ही बचती है आफ्टर
एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। एक तो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम बचती है, एक ईआरवी बचती है, टाइडल वॉल्यूम होती है और आईआरवी होती है, या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम कह सकते हैं। ये चीज़ भी आपको नोट्स में लिखवा दी गई है। तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा। कल के लिए हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, रेगुलेशन कैसे होता है और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी था थोड़ी डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि कल वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा लेक्चर का और आपका वो लेक्चर मिस नहीं होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। एंड प्योरली एनसीईआरटी करवा रहे हैं, कुछ भी बाहर का एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं करवा रहे, क्योंकि पेपर में सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है, सीधी सीधी लाइनें उठ के आ जाती हैं। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और किसी भी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर नेक्स्ट मिलता हूँ। खुश रहो, बाय बाय।